गांव हरिपुर में एक बड़ा सा घर था जिसमें सावित्री देवी अपने 2 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थीं। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज हमेशा समस्या बन जाती थी, रात का खाना। सावित्री देवी बूढ़ी हो चुकी थी और चाहती थी कि बहुएं मिलजुल कर घर संभाले, लेकिन उनकी दोनों बहुएं नेहा और कविता काम से ज्यादा बहाने बनाने में माहिर थीं। अरे बहू, रात के 8 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना। नेहा अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी और कविता टीवी सीरियल देखने में व्यस्त थी। दोनों को रसोई में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। माँ जी, आज तो कविता दीदी की बारी है। नहीं माँ जी, मैंने सुबह खाना बनाया था, आज नेहा बनाएगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और सावित्री देवी चुपचाप सब देखती रहती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उनके बेटे रोहित और अमित काम से लौटने वाले थे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? घर में कोई टाइम से खाना भी नहीं बना सकता। तभी दरवाजा खुलता है और रोहित और अमित घर आ जाते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि घर आकर गरम खाना मिलेगा। माँ, खाना तैयार है ना? बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी तक खाना नहीं बना। ये सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। ये रोज रोज क्या हो रहा है? कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? आखिरकार मजबूरी में रोहित बाहर से खाना मंगाने का फैसला करता है, लेकिन सावित्री देवी के मन में एक बात घर कर जाती है। अगर यही चलता रहा तो ये घर कभी खुश नहीं रह पाएगा। हाँ, अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये घर टूट जाएगा। अगले दिन सुबह घर का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में कल रात की बात घूम रही थी। सावित्री देवी ने तय कर लिया था कि अब इस समस्या का कोई हल निकालना ही पड़ेगा। सुनो सब लोग, आज से घर में एक नियम बनेगा। सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। नेहा और कविता भी अनमने मन से वहां आकर बैठती हैं। कौन सा नियम माँ? आज से एक चार्ट बनेगा जिसमें तय होगा कि कौन कब खाना बनाएगा। ये सुनते ही नेहा और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। दोनों के चेहरे पर साफ साफ नाखुशी दिखाई दे रही थी। माँ जी, हम कोई नौकर थोड़ी है जो चार्ट के हिसाब से काम करे। हाँ माँ जी, हमसे ये सब नहीं होगा। सावित्री देवी ये सुनकर थोड़ा आहत होती है, लेकिन वह शांत रहती है। उन्हें पता था कि गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। बहू, ये घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी है। रोहित और अमित भी अपनी माँ की बात से सहमत होते हैं। माँ सही कह रही हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं बनाओगी तो फिर रोज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। ये सुनकर नेहा को तुरंत पैसे की चिंता होने लगती है और कविता को अपनी इमेज की। इतना खर्चा कौन करेगा रोज रोज? और बाहर का खाना रोज खाना भी सही नहीं है। आखिरकार दोनों बहुएं मजबूरी में चाट बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सोमवार और मंगलवार, नेहा बुधवार और गुरुवार, कविता और शुक्रवार को हम सब मिलकर बनाएंगे। सावित्री देवी कागज और पेन लेकर एक चार्ट तैयार करती है। चार्ट तो बन जाता है, लेकिन दोनों बहुओं के मन में अभी भी खुशी नहीं थी। उन्हें बस किसी तरह इस जिम्मेदारी से बचने का मौका चाहिए था। देखना, मैं तो किसी न किसी तरह बच ही जाऊंगी। मैं भी, देखते हैं कौन ज्यादा चालाक है। सावित्री देवी को उनकी धीमी आवाज सुनाई तो नहीं देती, लेकिन उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। लगता है असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन सोमवार था, यानी चार्ट के हिसाब से आज नेहा की बारी थी। सुबह तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, नेहा के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाना बनाने से कैसे बचा जाए। कुछ ना कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा।
मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। शाम के करीब 6 बजे नेहा ने एक चाल चली। वह अपने कमरे में गई और अपने माथे पर पानी डालकर उसे गर्म जैसा दिखाने लगी। बस अब सबको लगेगा कि मुझे बुखार है। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर आती है और धीरे धीरे चलने लगती है, जैसे बहुत कमजोर हो। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद मुझे बुखार है। सावित्री देवी तुरंत चिंतित हो जाती है और उसके पास आकर उसका माथा छूती है। अरे हाँ, शरीर तो गर्म लग रहा है, तू आराम कर बहू। यह सुनकर नेहा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसकी चाल सफल हो गई थी। अब बारी थी कविता की। मतलब आज भी मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। कविता मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन मजबूरी में रसोई में चली जाती है। हालांकि उसका मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने जैसे तैसे खाना बनाया। न स्वाद का ध्यान, न मेहनत, बस काम खत्म करना है। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो खाने का स्वाद बहुत खराब था। दाल में नमक ज्यादा था और सब्जी अधपकी थी। ये क्या बनाया है कविता? इसमें तो नमक ही नमक है। और सब्जी भी ठीक से नहीं पकी है। सावित्री देवी समझ जाती हैं कि कविता ने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। काम अगर दिल से ना करो तो उसका स्वाद भी नहीं आता बहू। नेहा अपने कमरे में बैठी यह सब सुन रही थी और मन ही मन हंस रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आज तो बच गई, अब आगे देखा जाएगा। दूसरी तरफ कविता भी ठान लेती है कि वह भी नेहा को सबक सिखाकर रहेगी। अब यह सिर्फ काम का मामला नहीं रहा था, ये ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। अब मेरी बारी है, देखती हूँ नेहा कब तक बचती है। अगला दिन बुधवार था, यानी आज कविता की बारी थी। लेकिन कविता तो पहले ही मन बना चुकी थी कि आज वह नेहा को सबक सिखाकर रहेगी। सुबह से ही वह एक योजना बना रही थी। कल इसने बीमारी का बहाना बनाकर बच गई, आज मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी। शाम के करीब 5 बजे कविता ने अचानक से जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। वह अपने गले को पकड़कर ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। माँ जी, मेरा गला बहुत खराब हो गया है, मैं तो बोल भी नहीं पा रही। सावित्री देवी फिर से परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि घर में एक के बाद एक सबकी तबीयत खराब हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है इस घर में? तू भी आराम कर बहू। अब रसोई की जिम्मेदारी फिर से नेहा पर आ जाती है। नेहा यह सुनकर चौंक जाती है। क्या? लेकिन माँ जी, मैं तो कल ही बीमार थी। सावित्री देवी उसे समझाते हुए कहती हैं कि अब घर में कोई तो खाना बनाएगा ही। बहू, घर चलाने के लिए कभी कभी अपनी सुविधा छोड़नी पड़ती है। अब नेहा के पास कोई बहाना नहीं बचता। मजबूरी में वह रसोई में चली जाती है, लेकिन उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। ठीक है, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सबको याद रहेगा। नेहा बिना मन से खाना बनाने लगती है। वह जल्दी जल्दी में सब कुछ करती है और कई चीजें ठीक से नहीं बनाती। कोई मेरी परवाह नहीं करता, सबको बस काम चाहिए। रात को जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो खाने का हाल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रोटी जली हुई थी और सब्जी में मसाले ही नहीं थे। नेहा, ये क्या बनाया है तुमने? ना स्वाद है, ना ठीक से पका है। सावित्री देवी अब और चुप नहीं रह पाती। उनका धैर्य जवाब देने लगता है। बस बहुत हो गया, ये घर कोई खेल नहीं है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। नेहा और कविता दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। तुम दोनों के लिए ये सिर्फ काम है, लेकिन मेरे लिए ये घर है, परिवार है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर में इस तरह की स्थिति आ जाएगी।
अगर तुम दोनों ऐसे ही करती रहीं तो ये घर टूट जाएगा। उनकी बात सुनकर पहली बार नेहा और कविता दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन अभी भी उनके मन में पूरी तरह बदलाव नहीं आया था। शायद हमसे सच में गलती हो रही है। हाँ, लेकिन अब क्या करें? उसी समय रोहित एक फैसला लेने का सोचता है। उसे लगता है कि अब कुछ बड़ा कदम उठाना जरूरी है। माँ, अगर ये समस्या ऐसे ही चलती रही तो हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब घर एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। शायद अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा बदलने का। पिछली रात की घटना के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। सावित्री देवी, रोहित और अमित ने आपस में बात करके एक फैसला लिया। अब घर में काम वाली रखी जाएगी ताकि रोज रोज का झगड़ा खत्म हो सके। माँ, अब यही सही रहेगा, हम एक काम वाली रख लेते हैं। कम से कम समय पर खाना तो मिलेगा। अगले ही दिन एक काम वाली को बुलाया गया। उसका नाम था शांति। वह देखने में सीधी सादी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चालाकी झलक रही थी। मालकिन, मैं सब काम कर लूंगी, बस महीने के 9,000 रुपए लगेंगे। थोड़ा मोल भाव करने के बाद बात 8,000 रुपए में तय हो जाती है। नेहा और कविता ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं। अब उन्हें रसोई में नहीं जाना पड़ेगा। अब मजा आएगा, ना झंझट ना मेहनत। हाँ, अब आराम ही आराम। शाम के 6 बजे शांति को आने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पहली ही दिन 8 बजे पहुंची। अरे शांति, ये आने का टाइम है, 2 घंटे लेट। मालकिन, रास्ते में बहुत काम था, कल से टाइम पर आ जाऊंगी। सावित्री देवी ने पहली बार होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा। शांति जल्दी जल्दी में खाना बनाने लगती है। जितना जल्दी काम खत्म उतना अच्छा। 1 घंटे में ही खाना तैयार हो जाता है, लेकिन जब सब लोग खाने बैठते हैं तो खाना बिल्कुल बेस्वाद होता है। इसमें तो नमक ही नहीं है। और रोटी भी कड़ी है। नेहा और कविता फिर भी खुश थीं, क्योंकि उन्हें खुद काम नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काम से ज्यादा जरूरी है मन लगाकर काम करना। खाना बनाने के बाद शांति जाने लगती है, लेकिन जाते जाते एक और बात कहती है। मालकिन, मुझे 4,000 रुपए एडवांस दे दो, घर में जरूरत है। सावित्री देवी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसकी मजबूरी सुनकर पैसे दे देती है। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला आगे चलकर परेशानी बनने वाला है। ठीक है, लेकिन कल से टाइम पर आना। अगले दिन शाम होती है, लेकिन शांति नहीं आती। तीसरा दिन फिर भी नहीं आती। घर में फिर वही पुराना झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था, काम वाली भरोसे लायक नहीं होती। तो अब क्या करें? मैं तो नहीं बनाऊंगी। अब घर फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। पैसे भी खर्च हो गए और समस्या भी खत्म नहीं हुई। ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। सावित्री देवी चुपचाप ये सब देख रही थीं। अब उन्हें समझ आ गया था कि समस्या बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। जब तक घर वाले खुद जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। शांति के 3 दिन तक न आने से घर की स्थिति फिर से पहले जैसी हो गई थी। नेहा और कविता फिर से रसोई से बचने के बहाने ढूंढने लगी। आखिरकार मजबूरी में सावित्री देवी खुद रसोई में उतर गई। तुम लोग रहने दो, मैं बना देती हूँ खाना। उनके हाथ अब पहले जैसे तेज नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। पसीने से उनका चेहरा भीग गया था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस थोड़ा सा और, सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। रात को जब सब लोग खाने बैठे तो आज खाने का स्वाद बिल्कुल अलग था। सादा खाना था, लेकिन उसमें माँ के हाथों का प्यार था। वाह माँ,
आज तो खाने में अलग ही स्वाद है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे बचपन का खाना खा रहे हो। नेहा और कविता भी चुपचाप खाना खा रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि बिना मन से किया गया काम और प्यार से किया गया काम कितना अलग होता है। माँ जी, आपने इतनी मेहनत क्यों की? हमें बता देती। सावित्री देवी हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखती है। जब अपने ही जिम्मेदारी नहीं समझते तो माँ को ही आगे आना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर दोनों बहुओं के सिर झुक जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने खुलकर अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। कोशिश करेंगे माँ जी। अगले दिन भी शांति काम पर नहीं आई। इस बार फिर सावित्री देवी ने ही खाना बनाया, लेकिन इस बार रोहित और अमित ने कुछ अलग महसूस किया। भैया ये ठीक नहीं है, माँ से इस उम्र में इतना काम करवाना। हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने उसी समय एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो खुद इस समस्या का हल निकालेंगे। कल से हम ऑफिस से जल्दी आएंगे और रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। अगले दिन शाम को जब नेहा और कविता अपने अपने काम में लगी थीं, तभी दरवाजा खुला और रोहित व अमित जल्दी घर आ गए। अरे, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब से रोज जल्दी आएंगे। दोनों भाई सीधे रसोई में चले जाते हैं। रोहित चाय बनाने लगता है और अमित सब्जियां काटने लगता है। आज देखते हैं हम भी कुछ बना सकते हैं या नहीं। नेहा और कविता यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पति रसोई में काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है अब सच में कुछ बदलने वाला है। सावित्री देवी यह सब देखकर भावुक हो जाती हैं। उन्हें अपने बेटों पर गर्व महसूस होता है। भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। अब घर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन क्या इससे नेहा और कविता भी बदलेंगी? अब देखना है ये बदलाव सबको समझ आता है या नहीं। अगले दिन से घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। रोहित और अमित रोज ऑफिस से जल्दी आने लगे और रसोई में काम संभालने लगे। पहले दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, कहीं नमक ज्यादा कहीं कम, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष था। यार अमित, ये रोटी गोल क्यों नहीं बन रही? भैया गोल छोड़ो, बस खाने लायक बन जाए वही काफी है। नेहा और कविता दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर शर्म महसूस होने लगी। हम दोनों होते हुए भी ये सब काम इन्हें करना पड़ रहा है। और माँ जी भी चुपचाप सब सह रही थी। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो आज खाना परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें मेहनत और जिम्मेदारी का स्वाद था। बेटा, खाना कैसा भी हो, अगर मेहनत से बना हो तो सबसे अच्छा लगता है। ये सुनकर नेहा और कविता की आंखें झुक जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास और गहरा होने लगता है। नेहा, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, अब और नहीं। अगले दिन शाम को जब रोहित और अमित फिर से रसोई में जाने लगते हैं, तभी नेहा और कविता उन्हें रोक लेती हैं। रुकिए, आज आप लोग नहीं जाएंगे? क्यों, आज फिर कोई बहाना है क्या? रोहित की ये बात सुनकर नेहा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी गलती सुधारने का फैसला कर चुकी थी। नहीं, आज से कोई बहाना नहीं होगा। आज से रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। सावित्री देवी ये सुनकर हैरान भी होती हैं और खुश भी। सच में तुम लोग कर पाओगी? इस बार नेहा और कविता के चेहरे पर आत्मविश्वास था। हाँ, अब ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे निभाएंगे भी। उस दिन दोनों बहुएं मिलकर रसोई में जाती हैं। पहली बार बिना झगड़े, बिना बहाने वे साथ मिलकर काम करती हैं। दीदी, आज आप सब्जी बना लो,
मैं रोटी बना देती हूँ। ठीक है, और हाँ, नमक ध्यान से डालना। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। रसोई में अब झगड़े की जगह हंसी सुनाई देने लगती है। सच बताऊं, साथ में काम करने में मजा आ रहा है। हाँ हाँ, पहले ही ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। रात को जब खाना परोसा जाता है तो आज सब कुछ बिल्कुल सही था। स्वाद भी, माहौल भी और दिलों की दूरी भी। वाह, आज तो कमाल कर दिया तुम दोनों ने। लगता है घर में सच में बदलाव आ गया है, देखें। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनका परिवार फिर से एकजुट हो रहा था। बस ऐसे ही मिलजुल कर रहो, यही असली सुख है। अब घर में शांति थी, प्यार था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला था एक नया मोड़, जो इस बदलाव की असली परीक्षा लेने वाला था। देखते हैं ये बदलाव कितना सच्चा है। घर में अब सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका था। नेहा और कविता मिलकर रोज रात का खाना बनाने लगी थीं और घर में शांति बनी हुई थी। तभी एक दिन अचानक रोहित के फोन पर कॉल आता है। हेलो। अरे हाँ मामा जी, नमस्ते। क्या आप लोग आज शाम आ रहे हैं? यह सुनकर रोहित थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि घर में आज अचानक मेहमान आने वाले थे, वो भी पूरे परिवार के साथ। ठीक है मामा जी, आप लोग आइए, हम इंतजार करेंगे। फोन रखते ही रोहित सबको यह खबर देता है। घर में हलचल मच जाती है। आज शाम मामा जी और उनका परिवार खाने पर आ रहे हैं। नेहा और कविता एक दूसरे की तरफ देखती है। यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। दोनों बहुएं इस बार पूरी तैयारी के साथ रसोई में उतरती हैं। वे एक लिस्ट बनाती हैं, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। दीदी, मैं सब्जियां तैयार कर लेती हूँ। और मैं मिठाई और दाल संभाल लेती हूँ। सावित्री देवी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। आज मेरी बहुएं सच में घर की जिम्मेदारी समझ गई हैं। शाम होते होते पूरा घर खाने की खुशबू से भर जाता है। रसोई में इस बार कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मेहनत और तालमेल था। दीदी, जरा नमक चेक कर लो। परफेक्ट है, अब बस रोटियां बनानी बाकी हैं। थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाते हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। वाह भाभी जी, घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। जब खाना परोसा जाता है तो सभी मेहमान खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? मेरी पत्नी और भाभी ने मिलकर। ये सुनकर नेहा और कविता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। पहली बार उन्हें अपने काम पर गर्व महसूस होता है। नेहा, आज सच में मजा आ गया। हाँ दीदी, मेहनत रंग लाई। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका परिवार अब सच में एकजुट हो चुका था। आज मेरा घर फिर से बस गया। लेकिन इसी खुशी के बीच एक छोटा सा ट्विस्ट अब भी बाकी था, जो यह तय करेगा कि यह बदलाव हमेशा के लिए है या सिर्फ कुछ समय के लिए। भैया, क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा? अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां होगा असली अंत और एक गहरी सीख। अब ये उन दोनों पर निर्भर करता है। मेहमानों के जाने के बाद घर में फिर से शांति छा गई। आज का दिन सभी के लिए खास था, खासकर नेहा और कविता के लिए। उन्होंने पहली बार बिना किसी झगड़े के मिलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। हाँ, सच में दिल खुश हो गया। हाँ दीदी, पहले हम कितना गलत सोचते थे ना। दोनों बहुएं अब अपने पुराने व्यवहार को याद करके शर्मिंदा महसूस कर रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्यार से बनता है। हमने माँ जी को कितना परेशान किया। और भैया लोग को भी
उसी समय सावित्री देवी वहां आ जाती है। दोनों बहुएं उन्हें देखते ही खड़ी हो जाती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सावित्री देवी उनके पास आती है और प्यार से उनके सिर पर हाथ रखती है। गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। ये सुनकर दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर का माहौल भावुक हो जाता है। बस अब एक बात याद रखना, घर चलाना सिर्फ एक का काम नहीं होता, सबका होता है। तभी रोहित और अमित भी वहां आ जाते हैं और सबको साथ बैठने के लिए कहते हैं। आज हम सब एक वादा करते हैं कि इस घर में अब कभी काम को लेकर झगड़ा नहीं होगा। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। हम वादा करते हैं कि अब से हम मिलकर काम करेंगे। और कभी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। अब घर में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सावित्री देवी चाहती थी कि यह बदलाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हो। कल से हम एक नया नियम शुरू करेंगे। सब लोग उत्सुक हो जाते हैं। कैसा नियम माँ? सावित्री देवी मुस्कुराते हुए सबको बताती है। अब हर दिन एक व्यक्ति रसोई का काम संभालेगा और बाकी लोग उसकी मदद करेंगे। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब काम भी बढ़ जाएगा और कोई अकेला महसूस नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा नियम है। अब काम बोझ नहीं लगेगा। घर में अब खुशी, समझदारी और अपनापन लौट आया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी बाकी था एक आखिरी मोड़, जो इस कहानी को एक खास अंत देने वाला था। अब देखना है ये बदलाव समय की परीक्षा में कितना टिकता है। अगले दिन से घर में नया नियम लागू हो गया। हर दिन एक व्यक्ति खाना बनाता और बाकी सब उसकी मदद करते। धीरे धीरे यह नियम घर की आदत बन गया। अब रसोई में झगड़े नहीं, बल्कि हंसी और बातचीत होने लगी थी। आज मेरी बारी है, लेकिन सब मदद करेंगे। हाँ भाई, अकेले नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। नेहा और कविता भी अब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करती थीं। वे एक दूसरे की मदद करती, नई नई डिश बनाना सीखती और परिवार को खुश रखने की कोशिश करती। दीदी, आज मैं नई सब्जी बनाऊंगी, आप देखना कैसी बनती है। मैं भी साथ हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। सावित्री देवी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थीं। उन्हें अपने परिवार में आया यह बदलाव बहुत सुकून दे रहा था। अब लग रहा है कि मेरा परिवार सच में एक हो गया है। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई काम बोझ नहीं लगता था, बल्कि एक जिम्मेदारी और अपनापन महसूस होता था। सच में मिलकर काम करने में ही मजा है। और सबसे बड़ी बात, अब घर में शांति है। एक दिन सावित्री देवी सभी को अपने पास बुलाती है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में भावनाएं भी थीं। मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। सभी ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं। घर तभी चलता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों का साथ दे। उनकी यह बात सबके दिल को छू जाती है। अब सभी को यह समझ आ चुका था कि परिवार में एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ जी, आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। अब हम कभी ये गलती नहीं करेंगे। रोहित और अमित भी अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता है। माँ, आपने हमें फिर से जोड़ दिया। ये घर अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। उस दिन के बाद इस घर में कभी भी रसोई को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि रसोई ही वह जगह बन गई जहाँ से प्यार और एकता की खुशबू फैलने लगी। याद रखना, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये परिवार को जोड़ने की जगह होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जिम्मेदारी से भागने से समस्याएं बढ़ती हैं। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और परिवार में प्यार बनाए रखने के लिए सहयोग सबसे जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर